हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 2 साइंस का, जिसमें अपन ऑल टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तीनों चीजों को क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वो आज क्लास में हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, write any two organism that have open circulatory system. राइट एनी टू ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब दो ऐसे जीवों के नाम लिखिए जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। राइट एनी टू ऑर्गेनिज्म दैट हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा, देखो मोस्टली क्या होता है कि जो ऑर्थोपोडास होते हैं और जो मोलस्क होते हैं, ऑर्थोपोडा और जो मोलस्क होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ऑर्थोपोडा में जितने भी इंसेक्ट हैं वो सारे आते हैं, और मोलस्क में जैसे कि आपका ऑक्टोपस हुआ, ये वगैरह ये आते हैं ना। तो मतलब एक तो आपका हो जाएगा स्नेल। स्नेल का मतलब होता है हिंदी में घोंगा, स्नेल मतलब घोंगा, और दूसरा होता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो याद रखना दो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक तो स्नेल है, दूसरा ऑक्टोपस है। दूसरा क्वेश्चन है, फुल नेम ऑफ आईयूसीडी। फुल नेम ऑफ आईयूसीडी, आईयूसीडी का पूरा नाम तो क्या होगा? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मतलब इंट्रा मतलब हो गया अंदर, यूटेराइन मतलब हो गया गर्भ, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब निरोधक, और डिवाइस मतलब यंत्र। तो अंतर गर्भ निरोधक यंत्र। थर्ड क्वेश्चन, नेम द लेंस दैट इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। नेम द लेंस दैट इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। उस लेंस का नाम बताइए जो सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी में यूज होता है। तो क्या नाम होगा? कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम होगा? कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस, जो हमारी आई में भी होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमारी आई में भी होता है, और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा याद रखना कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह काम करता है। ठीक है। नंबर 4, नेम द लेंस दैट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप मान होता है दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप माने सूक्ष्मदर्शी, और टेलीस्कोप माने दूरदर्शी, दूर का दिखाने वाला। तो इसमें यूज होता है बेटा कॉन्वेक्स और कॉनकेव का कॉम्बो। कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव दोनों यूज होते हैं इसमें। कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव मतलब उत्तल प्लस अवतल,
दोनों लेंस यूज होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो दूरदर्शी में उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 5 क्वेश्चन है, नेम टू बायसेक्सुअल फ्लावर, मतलब दो उभयलिंगी पुष्पों के नाम लिखो। तो उभयलिंगी पुष्पों में मैंने आपको बताया है मस्टर्ड, सरसों और हिबिस्कस गुड़हल। मैं आपको एक और बता देता हूं, रोज मतलब गुलाब। ठीक है, तो याद रखना, दो बायसेक्सुअल फ्लावर मतलब दो उभयलिंगी पुष्पों के नामों में एक तो सरसों मस्टर्ड आता है, हिबिस्कस गुड़हल आता है और रोज गुलाब आता है। ठीक है, आगे नंबर 6 क्वेश्चन है, डिफाइन जियो थर्मल पावर, हिंदी में भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, तो बेटा नाम से पता लगा, देखो मैंने इसलिए इसको अलग अलग लिखा है। भू मतलब होता है भूमि, अर्थ। ठीक है, तापीय मतलब होता है टेम्परेचर। क्या नाम होता है? टेम्परेचर। ऊर्जा मतलब एनर्जी। तो मतलब सिंपल सी बात है, हिंदी में भूतापीय ऊर्जा मतलब भूमि के ताप से जो ऊर्जा बनती है वो भूतापीय ऊर्जा होती है। क्या बोला? भूतापीय ऊर्जा मतलब भूमि से हो गया, तापीय मतलब ताप हो गया, ऊर्जा मतलब ऊर्जा। तो वह ऊर्जा जो भूमि के ताप से उत्पन्न की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। इंग्लिश में द एनर्जी दैट इज क्रिएटेड बाय द अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड जियोथर्मल पावर, सॉरी जियोथर्मल एनर्जी। द एनर्जी दैट इज क्रिएटेड बाय अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो लिखेंगे द एनर्जी दैट इज फॉर्म्ड बाय अर्थ टेम्परेचर, the energy that is formed by earth temperature is called geothermal energy. The energy that is formed by earth temperature is called geothermal energy. और बेटा जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें अपन जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, रेडियो एक्टिव रेज सुनते हो, जैसे कि रेडियो एक्टिव मैटर होता है आपका यूरेनियम होता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव से जो एनर्जी निकलती है और आपका जितने भी जो मिनरल्स वगैरह है ना, मतलब मेटलर्जी जो करते हैं, मतलब मिनरल से मेटल्स को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल से मेटल्स को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी होती है वो एनर्जी भी इसमें काम आती है। ठीक है, मिनरल्स से जो एनर्जी, मिनरल से जब अपन मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं उस टाइम जो एनर्जी मिलती है और जो रेडियो एक्टिव के टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी यही काम आती है, इस जियोथर्मल पावर में इंक्लूड हो जाती है। तो द एनर्जी दैट इज फॉर्म्ड बाय द अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो एनर्जी अर्थ के टेम्परेचर से बनती है वो जियोथर्मल एनर्जी होती है। बेसिकली इस साल ये चैप्टर में है नहीं, लेकिन वो अवर एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर है 13 चैप्टर जो है उसके अकॉर्डिंग आ सकता है, इसलिए मैंने लिखा दिया, मॉडल पेपर में दे रखा था। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप नोट करिए।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन व्हाट फॉर्म्स डू मिसेल रिमेन इन सॉल्यूशन? इन व्हाट फॉर्म्स मिसेल रिमेन इन सॉल्यूशन मतलब क्या है? मिसेल जो होते हैं वो विलयन में किस प्रकार उपस्थित होते हैं? तो याद रखना क्वेश्चन है इन व्हाट फॉर्म्स डू मिसेल फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन? इन व्हाट फॉर्म्स डू मिसेल फॉर्म इन सॉल्यूशन? तो द आंसर होगा कोलॉइड। क्या आंसर होगा? कोलॉइड। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, कोलॉइड। ठीक है, तो मिसेल विलयन में कोलॉइड के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है नेम द रिएक्शन इन विच आयन इंटरचेंज इन द रिएक्टेंट। तो उस रिएक्शन का नाम लिखिए जिसमें आयन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो बेटा ऐसी कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आयन आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, तो आयन एक्सचेंजिंग रिएक्शन मतलब आयन आदान प्रदान होने वाली अभिक्रिया कौन सी होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आयन इंटरचेंजिंग रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने लिया MgCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। तो देखें ये क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। तो मैंने बताया हुआ है जब भी LHS साइड में दो कंपाउंड हो, जब भी LHS साइड में दो कंपाउंड हो तो वहां हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा आयन इंटरचेंज होते हैं, मतलब आयन जो होते हैं आपस में बदल जाते हैं। तो ये Al जो होगा वो इस Mg की जगह पर आएगा, जो Mg होगा वो Al की जगह पर जाएगा। तो क्या बनेगा? देखें, पहले बनेगा भाई आपका AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया। तो इनमें क्या हो रहा है? आयन बदल रहे हैं आपस में, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 ये है विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एंटासिड? कौन सी चीज एंटासिड का मेन कंपोनेंट होती है? तो एंटासिड जो भी होते हैं ना, एंटासिड मतलब जो एसिड को खत्म करते हैं, एसिड को जो खत्म करते हैं ना वो एंटासिड होते हैं। हिंदी में प्रत्यअम्ल। तो प्रत्यअम्ल का मुख्य घटक कौन होता है? तो प्रत्यअम्ल का मुख्य घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा होता है। प्रत्यअम्ल का मुख्य घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट ऑफ एंटासिड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 is the main component of antacid। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का मुख्य घटक होता है। नंबर 10 अगला क्वेश्चन, रस्ट प्रिवेंटिव मेथड्स। तो बेटा रस्ट को प्रिवेंट करने वाले, जंग को रोकने वाले जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो ऑयल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर। दूसरा गैल्वेनीकरण कराकर, जैसा विलेपन जिसको बोलते हैं, जैसा विलेपन कराकर, है ना। और अलॉय बनाकर, क्या बनाकर? अलॉय बनाकर, धातु और दूसरी धातु को मिला करके, मतलब क्या मिश्र धातु बना करके, है ना।
तो ये 3 मेथड हो गए। तो प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ रस्ट, जंग को रोकने के उपाय, प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ रस्ट। तो पहला क्या है? ए, अलॉय मेकिंग, मिश्र धातु बनाना, अलॉय मेकिंग हो गया। नंबर बी, गैल्वेनाइजेशन हो गया, गैल्वेनाइजेशन मतलब यसद लेपन। नंबर सी, पॉलिशिंग ऑफ जिंक, सॉरी, पॉलिशिंग ऑफ ऑयल एंड ग्रीस। तो 3 मेथड हो गए। तो रस्ट प्रिवेंटिंग मेथड में एक तो अलॉय मेकिंग आ गया, मिश्र धातु बनाना, दूसरा क्या आ गया? गैल्वेनाइजेशन, यसद लेपन करना, तीसरा क्या आ गया? ऑयल और ग्रीस का पॉलिश करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The substance that stops bleeding, the substance that stops bleeding मतलब वो पदार्थ जो बहते हुए रक्त को रोकता है। The substance that stops bleeding, वो पदार्थ जो बहते हुए रक्त को रोकता है वो क्या होता है? फिटकरी, एलम, एलम बोलते हैं इसको, फिटकरी। और फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2O3.24H2O। ठीक है, K2SO4.Al2O3.24H2O फिटकरी का सूत्र होता है। तो जो फिटकरी एलम एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, ब्लीडिंग को रोकता है। वैसे ब्लड के अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि इनको बोलते हैं प्लेटलेट्स भी ब्लीडिंग को रोकती हैं। बट उसके अलावा भी बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा होता है जो ब्लड को रोकता है? वो कौन सा है? एलम। फिटकरी से अपन ब्लड को रोक सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बार्बर होता है ना, नाई जो होता है, वो क्या करता है? शेविंग के टाइम पर कोई कट लग जाता है हमारे फेस पर, तो क्या लगाता है? उस जगह फिटकरी लगाता है, लगाता नहीं लगाता है? जिससे क्या होता है? जो ब्लीडिंग होता है वो रुक जाता है। ठीक है। नंबर 12 है एसिड चेंज मेथल ऑरेंज कलर इनटू एसिड चेंज कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड। तो जो एसिड्स, अम्ल जो होते हैं, वो मेथिल ऑरेंज के कलर को क्या कर देते हैं? लाल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? लाल बना देते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं वो मेथिल ऑरेंज के कलर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और कॉमन सेंस की बात है भाई, अम्ल मतलब अनिल, तो मतलब अम्ल जो होते हैं वो नी मतलब नीले से लाल करते हैं। अनिल मतलब नी से नीला हो गया, ला से लाल हो गया। तो अम्ल जो होते हैं वो नीले से लाल करते हैं। मतलब क्या है? एसिड जो होते हैं वो ब्लू टू रेड कन्वर्ट करते हैं। तो जो एसिड है वो मेथिल ऑरेंज के कलर को ब्लू टू रेड कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और मेथिल ऑरेंज जो है बेटा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है? सिंथेटिक, संश्लेषित सूचक है। कैसा सूचक है? संश्लेषित। ठीक है, नेचुरली नहीं है। नंबर 13 क्वेश्चन है Why should POP kept in moisture proof vessel? POP को moisture proof vessel में क्यों रखा जाता है? देखो POP जो होता है सबको पता है भाई, POP कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 होता है। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 मतलब कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट फॉर्म होता है POP। अगर POP को अपन बिना मॉइस्चर प्रूफ सब्सटेंस में कंटेनर में रखेंगे तो वो मॉइस्चर के साथ कनेक्ट होकर क्या बनाएगा? जिप्सम बनाएगा। इसीलिए पीओपी को किसमें रखा जाता है? मॉइस्चर प्रूफ वेसल में रखा जाता है, ताकि क्या ना बन जाए? जिप्सम ना बन जाए और पीओपी खराब ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहां लिखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पीओपी इज
not sorry is kept in moisture proof vessel। अब आंसर क्या है, मैं आंसर बता रहा हूं। पीओपी kept in moisture proof vessel because it forms gypsum with water, it forms gypsum with water। ठीक है, तो पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखने से क्या फायदा होता है, क्योंकि पीओपी जो होती है वो बिना मॉइस्चर प्रूफ वाले कंटेनर्स में मॉइस्चर के साथ मतलब वाटर के साथ ऐड होकर क्या बनाती है, जिप्सम बनाती है। तो पीओपी जिप्सम ना बनाए, इस वजह से उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, आप एक बार नोट करना है। मैं बता दूं एक बार इसको, देखो पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, ये क्या होती है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जब ये मॉइस्चर मतलब H2O के कांटेक्ट में आती है ना, H2O मतलब क्या हो गया, मॉइस्चर हो गया। ठीक है, जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो क्या बनाता है, CaSO4.2H2O बनता है। मतलब क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है, जिप्सम। तो पीओपी जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो जिप्सम फॉर्म करती है, इसीलिए उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन लिख के आ जाना अगर आपसे इतना बड़ा थ्योरी ना लिखा जाए तो। ठीक है, यहां कितना स्टोर होगा, 1.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द मैग्नीज ओरस एंड बॉक्साइड ओरस। तो ध्यान दें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीज ओरस और दूसरा क्वेश्चन है बॉक्साइट ओरस। तो ध्यान देना, मैग्नीज ओरस जो होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड और मैग्नीज कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। मैग्नीज ओरस जो होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड और मैग्नीज कार्बोनेट का ओरस होता है। ठीक है, जबकि जो बॉक्साइड ओरस होता है, बॉक्साइड जो ओरस है वो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। मैग्नीज ओरस मैग्नीज डाइऑक्साइड और मैग्नीज कार्बोनेट का होता है मिक्सचर, जबकि जो बॉक्साइड है वो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो मैं लिख रखा हूं, क्या लिख रहा हूं, मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड मींस MnO2 प्लस MnCO3 मैग्नीज कार्बोनेट इज कॉल्ड मैग्नीज। मिक्सचर ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड एंड मैग्नीज कार्बोनेट इज कॉल्ड मैग्नीज ओरस। ठीक है, और बॉक्साइड ओरस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस प्लस आयरन ऑक्साइड Fe2O3 इज कॉल्ड बॉक्साइड ओरस।
तो मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड इज कॉल्ड बॉक्साइड। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है 14th नंबर वाला, इसको ठीक से याद कर लेना। अगला है व्हाट इज मेटालर्जी। व्हाट इज मेटालर्जी? मेटालर्जी, तो बेटा मेटालर्जी का मतलब हिंदी में होता है धातु कर्म या धातु शोधन, धातु को शुद्ध करना। ठीक है, मेटालर्जी, तो मेटालर्जी का मतलब होता है धातु शोधन। तो मेटालर्जी इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। मेटालर्जी इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द ओर्स। तो मतलब धातुओं को अयस्क से अलग करने की जो विधि है उसको धातु शोधन कहते हैं। ठीक है, तो द एक्सट्रैक्शन, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स is called metallurgy. The method of या process of extraction of metal from the ores is called metallurgy. तो metallurgy क्या होती है? metals को ore से extract करने का मेथड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है बेटा? हीटिंग ऑफ रबर विद सल्फर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। आगे देखो इसका यूज क्या है? टू इंप्रूव इट्स क्वालिटी। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है? देखो नॉर्मली जो रबर आता है ना, वो रबर बहुत ही बेकार क्वालिटी वाला होता है, तो उसको अच्छी क्वालिटी वाला रबर बनाने के लिए हम रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं, और यही प्रोसेस क्या होती है? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, मतलब रबर का वल्कनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया रबर का वल्कनीकरण कहलाती है। मतलब हीटिंग ऑफ रबर विद सल्फर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। टू इंप्रूव इट्स क्वालिटी, इसका यूज क्या है? टू इंप्रूव रबर क्वालिटी, रबर की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रबर के साथ में सल्फर का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा बताया। तो आप याद रखना, मैग्नीज और बॉक्साइड ओरस वाला और एक वल्कनाइजेशन वाला। ठीक है, अगला है नॉन मेटल फॉर्म हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। इसको मैं आप इतना लिखो तो मैं इसको इरेज करके दोबारा लिखूंगा। देखो दोबारा लिखो, नया क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो 17th क्वेश्चन क्या है? 17th क्वेश्चन है, क्या था 17th क्वेश्चन? हाँ, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल। अधातुओं से कितने प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं? तो बेटा जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा न्यूट्रल ऑक्साइड। जितने भी टाइप्स के नॉन मेटल होते हैं
वो दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, एक तो अम्लीय ऑक्साइड और दूसरा उदासीन ऑक्साइड। ठीक है, तो पहला टाइप क्या होगा, ए एसिडिक ऑक्साइड। क्या हो गया, एसिडिक ऑक्साइड, जिनमें आता है एग्जांपल के लिए बोल दो आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब उदासीन ऑक्साइड। इनमें क्या आता है एग्जांपल बोलूं मैं आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और नाइट्रस ऑक्साइड N2O और नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ठीक है, तो याद रखना टाइप्स ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल, धातुओं अधातुओं के ऑक्साइडों के प्रकार दो होते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल, अम्लीय और उदासीन। अम्लीय में कौन आता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और न्यूट्रल में कौन आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और NO नाइट्रिक ऑक्साइड। NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखना। आगे 18th क्वेश्चन, 18वां प्रश्न क्या है, 18वां प्रश्न है आपका highest amount of metal found on earth. The metal which is found in highest amount, वह धातु जो पृथ्वी पर उच्च मात्रा में पाया जाता है। The metal which is found in the highest amount on the earth, कौन सा मेटल है जो अर्थ पर हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाता है। तो मेटल की बात करें तो बेटा मेटल में केवल एक मेटल है जिसका नाम है एल्यूमिनियम, जो कि अर्थ पर हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम। क्या आंसर होगा, एल्यूमिनियम। इससे रिलेटेड मैं आपको दो क्वेश्चन और बता रहा हूं। एल्यूमिनियम जो होता है वो हाईएस्ट अमाउंट में मिलने वाला मेटल है। अगर अपन नॉन मेटल की बात करें तो हाईएस्ट अमाउंट नॉन मेटल ऑन अर्थ, तो नॉन मेटल जो है वो अर्थ पर कौन सा है बेटा, आपका ऑक्सीजन। कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, जिसका फॉर्मूला O होता है, सिंबल O होता है। और हाईएस्ट अमाउंट मेटालॉइड, तो हाईएस्ट अमाउंट मेटालॉइड मतलब उपधातु कौन सा होता है, सिलिकॉन। कौन सा होता है, सिलिकॉन। SI जिसका सिंबल होता है। तो याद रखना हाईएस्ट अमाउंट में जो मेटल मिलता है अर्थ पर वो क्या है, एल्यूमिनियम। और हाईएस्ट अमाउंट में जो नॉन मेटल मिलता है वो क्या है, ऑक्सीजन। और हाईएस्ट अमाउंट में जो मेटालॉइड मिलता है वो क्या है, सिलिकॉन। ठीक है, आगे 19th क्वेश्चन, 19वां प्रश्न 19 क्या है, यूज ऑफ सोल्डर अलॉय। यूज ऑफ सोल्डर अलॉय। तो सोल्डर बेटा बता दो आपको Pb प्लस SN का अलॉय होता है लेड प्लस टिन का। सो सोल्डर इज द अलॉय ऑफ लेड प्लस टिन एंड इट इज यूज इन द फर्स्ट यूज है इसका वेल्डिंग। क्या होता है, वेल्डिंग। और सेकेंड यूज है इसका फ्यूज वायर। ठीक है, तो सोल्डर अलॉय इज यूज इन द वेल्डिंग एंड फ्यूज वायर। ठीक है, और सोल्डर क्या होता है, लेड प्लस टिन का अलॉय होता है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, 20वां प्रश्न 20 क्वेश्चन है बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। ये मैंने क्लास में बताया हुआ है कई बार। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट, दोनों सेम है, हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ऊष्मा और विद्युत के सबसे अच्छे चालक जो होते हैं वो सिल्वर चांदी जिसका सिंबल Ag होता है, और कॉपर तावा जिसका सिंबल Cu होता है, कॉपर तावा। ठीक है, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, सिल्वर Ag एंड कॉपर Cu। अगला क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, which metals are found in the free state in the nature। which metals are found in free state in the nature। तो आंसर हुआ गोल्ड एंड प्लेटिनम। हमेशा याद रखना लो रिएक्टिविटी वाले जितने भी मेटल होते हैं वो नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, मतलब कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। तो उनका आंसर क्या होगा, गोल्ड एंड प्लेटिनम। और ये नॉन कोरोसिव भी होते हैं, इन पे कभी जंग नहीं आता। गोल्ड और प्लेटिनम पे कभी रस्टिंग नहीं होता, कभी कोरोजन नहीं होता। तो याद रखना
नॉन कोरोसिव मेटल्स बोले या फिर फ्री मेटल्स इन द नेचर, प्रकृति में स्वतंत्र स्वतंत्र धातु, प्रकृति में स्वतंत्र धातु बोले या जंग रोधी धातु बोले। उनमें आंसर क्या होगा? गोल्ड Au मतलब जिसको सोना बोलते हैं, और प्लेटिनम पीटी, प्लेटिनम को हिंदी में प्लेटिनम बोलते हैं, प्लेटिनम पीटी। तो गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द मेटल्स दैट आर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन द नेचर, और नॉन कोरोसिव मेटल्स ऑल्सो। तो गोल्ड और प्लेटिनम नॉन कोरोसिव भी हैं और फ्री स्टेट में भी मिलते हैं नेचर में, ठीक है। अगला 22 क्वेश्चन 22वां प्रश्न है, मेन कंपोनेंट ऑफ फ्यूल्स, तो मेन कंपोनेंट ऑफ फ्यूल्स इज कार्बन। ईंधन का मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बन। सभी ईंधन में बेटा कार्बन मिलता है, याद रखना, सभी ईंधन में क्या मिलता है? कार्बन। जितने भी फ्यूल्स अपन यूज करते हैं, एलपीजी हो, सीएनजी हो, पेट्रोल हो, केरोसिन हो, डीजल हो, कुछ भी हो, और सभी फ्यूल्स में क्या होता है? कार्बन होता है। तो मेन कंपोनेंट ऑफ फ्यूल्स इज कार्बन, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप देखो एक बार। देखें अगला क्वेश्चन, है मिक्सचर ऑफ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, मिक्सचर ऑफ टू इमिस्केबल लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ टू इमिस्केबल लिक्विड्स मतलब दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण क्या कहलाता है? इमल्सन। क्या कहलाता है? इमल्सन। हिंदी में बोलते हैं बेटा पायस, ठीक है। मिक्सचर ऑफ टू इमिस्केबल लिक्विड्स इज कॉल्ड इमल्सन, पायस। दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण पायस कहलाता है। द मिक्सचर ऑफ टू नॉन सॉल्युबल तो नहीं बोलेंगे, इमिस्केबल मिक्सचर मतलब जो आपस में टुगेदर ना, सिंक ना करें, आपस में मिले नहीं, उन द्रवों का मिश्रण जो होता है वो क्या होता है? पायस होता है। दो ना मिलने वाले द्रवों का मिश्रण पायस कहलाता है। द मिक्सचर ऑफ टू इमिस्केबल लिक्विड्स इज कॉल्ड इमल्सन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, शुगर फॉर्मूला, चीनी का सूत्र, शुगर फॉर्मूला चीनी का सूत्र। तो बेटा चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11, C12H22O11 शुगर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला 25 क्वेश्चन, 25वां प्रश्न, एक्टिव रेडिकल ऑफ
एक्टिव रेडिकल ऑफ एथेनॉल, एक्टिव रेडिकल ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का एक्टिव रेडिकल ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक, हिंदी में देता हूं मैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH, क्या होता है? OH, ठीक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH। और एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। तो इसमें क्या मिल रहा है आपको? OH मिल रहा है, क्या मिल रहा है? OH। तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH, ठीक है। एक्टिव रेडिकल ऑफ एथेनॉल इज OH। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, which is mixed in the ethanol to make denatured alcohol। तो denatured alcohol मतलब विकृत एल्कोहल, denatured alcohol मतलब विकृत एल्कोहल क्या होता है? मिक्सचर ऑफ methanol and ethanol, mixture of methanol and ethanol is called denatured alcohol। mixture of methanol and ethanol is called denatured alcohol मतलब विकृत एल्कोहल, विकृत एल्कोहल। तो मिक्सचर ऑफ मेथनॉल एंड एथेनॉल इज कॉल्ड डीनेचर्ड एल्कोहल। और मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। और एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर लिखा हुआ है वैसे, और C2H5OH, ठीक है। और मेथनॉल को बेटा एक और नाम बोलते हैं स्वीट पॉइजन, मीठा जहर, स्वीट पॉइजन, मीठा जहर होता है मेथनॉल, ठीक है। आप नोट करेंगे क्वेश्चन। अब देखें फटाक से, 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं। देखें क्वेश्चन है, समझना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है वो बता रहा हूं मैं क्या है, सुनना सारे ध्यान से सभी लोग। क्वेश्चन क्या है? इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, एक औद्योगिक प्रक्रिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की। इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH। अ गैस X इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट। तो जो प्रोसेस है उसका बाई प्रोडक्ट मतलब साथ में बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो X गैस है, X नाम की। द गैस X रिएक्ट विद लाइम वाटर, लाइम वाटर से जब वो गैस रिएक्ट करती है, X गैस जो होती है वो लाइम वाटर से रिएक्ट करेगी, लाइम वाटर मतलब COH का होल ट्वाइस। तो गिव अ कंपाउंड Y, तो Y कंपाउंड बनता है दैट इज यूज एज ब्लीचिंग पाउडर, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। मतलब ये किस प्रोसेस की बात कर रहा है? क्लोर अल्काली प्रोसेस। क्या है? क्लोर अल्काली प्रोसेस, ठीक है। तो राइट द इक्वेशन, इसको पकड़ लेते हैं। देखो मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, इनडायरेक्टली वो बोल रहा है क्लोर अल्काली प्रोसेस के बारे में, क्लोर अल्काली प्रोसेस के बारे में। क्लोर अल्काली प्रोसेस बोले इसको, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन मेथड, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन मेथड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि बोले या फिर क्लोर अल्काली प्रोसेस बोले, एक ही बात है भाई। क्लोर अल्काली का मतलब हिंदी में होता है भाई क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है। तो ये होती क्या है बता दूं मैं आपको कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या होता है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस H2O मतलब HOH जो होता है, ये सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट है, नमक जिसको बोलते हैं, और ये वाटर है भाई, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इन दोनों का कॉम्बो बोला जाता है बेटा ब्राइन। क्या बोला जाता है? ब्राइन। इंग्लिश में ब्राइन, हिंदी में ब्राइन। तो देता हूं ब्राइन, ब्राइन, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा भाई? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस Cl2
प्लस H2 गैस बनती है, Cl2 गैस और H2 गैस, यहां I की प्रेजेंस होती है। तो देखें ये Na प्लस का है, Cl माइनस का है, H प्लस का है, OH माइनस का है। तो Na प्लस वाला कहां जाएगा, OH माइनस के पास। तो क्या बन गया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जो बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस। अब ये जो H है ये Cl के पास आएगा, तो बनना चाहिए था HCl, लेकिन HCl जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजेबल है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट है HCl। तो क्या बनेगा, H2 और Cl2। अब वो इसी गैस की बात कर रहा है, वो इसी गैस को X नाम दे रहा है। क्वेश्चन में वो इसी गैस को X नाम दे रहा है कि वो बोल रहा है कि एक गैस है जो कि लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बना रही है। तो भाई कौन सी गैस है जो ब्लीचिंग पाउडर बनाती है, क्लोरीन ही तो है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। तो Cl2 ही वो गैस है जो ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। तो ये है भाई Cl2X। तो अभी देखें, ये जब CaOH का होल ट्वाइस, मतलब दो OH है Ca के साथ में, इसको बोलते हैं भाई लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ठीक है, इतनी यहां तक एक अल्काली प्रोसेस थी। अब उसके बाद जो ये गैस बनी है इसमें, क्लोरीन गैस जो है, वो लाइम वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है Cl2 गैस, तो भाई बनता है CaOCl2, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये क्वेश्चन था वो। अब यहां देखो होता क्या है, मैंने कल भी बताया था ये कि जब दो OH होंगे किसी एक मेटल के साथ में, तो वहां से H2O निकलता है। तो ये HOH क्या निकालेगा, H2O। तो क्या बचा, देखो CaO बचा और ये Cl2, तो क्या बना, CaOCl2। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एंड लाइम वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है, तब जाके ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो यहां, और वो क्लोरीन कहां से आता है, क्लोरोअल्काली प्रोसेस से। तो ये क्वेश्चन पूरा ये था, इतना लिखना था इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन है भाई 3 नंबर का। अगला है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। ये मैंने अभी लिखा है, जिप्सम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं यहां बता देता हूं, CaSO4.2H2O होता है। ये जिप्सम है भाई, CaSO4.2H2O जिप्सम होता है, CaSO4.2H2O जिप्सम होता है। ठीक है, और why are metals good conductor of electricity? metals good conductor of electricity क्यों होते हैं, धातु विद्युत के अच्छे चालक हैं, क्यों, they are positive, they form positive ion। वो हमेशा क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है भाई, क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, मैं इधर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 26, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, क्योंकि दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दे आर इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक पॉजिटिव, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो विद्युत धनी होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, तो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दैट्स व्हाई मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल विद्युत धनी होते हैं, मतलब देखो कोई भी मेटल जो होगा ना, मेटल जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है, प्लस बनाता है। तो मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस बनाता है, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हीट के तो गुड कंडक्टर होते ही हैं। ठीक है, तो उसके बाद एसिड रेन का पीएच वैल्यू बेटा 5.6 होता है। ठीक है, तो एसिड रेन जो होती है वो हार्मफुल होती है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, क्योंकि जब एसिड वाटर जो है, एसिड रेन का जो वाटर है वो जब वाटर बॉडीज में जाता है तो वहां जाके पीएच वैल्यू को घटाता है, और पीएच वैल्यू जब घटता है तो वहां जो वाटर बॉडीज वाला वाटर है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में एसिडिक अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाता है। और सबको पता है भाई, हमारा बॉडी हो या किसी एक्वाटिक एनिमल का बॉडी हो, वो एक रेगुलर पीएच वैल्यू के बिटवीन ही फंक्शन करता है। हमारा जो बॉडी है वो पीएच रेंज 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। सेम ऐसे ही एक्वाटिक एनिमल्स का बॉडी होता है। जब पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उनका बॉडी काम नहीं कर पाता, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर द व्हाइट बिल्डिंग्स
एंड एक्वेटिक एनिमल ऑल्सो। ठीक है, तो जो एसिड रेन होती है वो एक्वेटिक एनिमल और क्या एक्वेटिक एनिमल सब वाइट बिल्डिंग्स के लिए हार्मफुल होती है। और दूसरी चीज एसिडिक जो रेन है उसका जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 5.6 होता है। और वो बनती कैसे है, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, चलो समझा ही देते हैं भाई, देखो क्या होता है। एक बार इरेज करके मैं समझाता हूँ एसिड रेन को आपको, उसके बाद फिर क्लास ओवर करते हैं। देखो ये क्या है, क्लाउड्स। ये क्या है, क्लाउड्स मतलब बादल। ये क्या है, बादल। अब यहां से जब पानी आता है, यहां से जब वाटर आता है ना, जब यहां से रेनिंग होता है, क्या होता है, रेनिंग होता है। तो रेन वाटर में, रेन वाटर जब आता है ना, तो रेन वाटर को बहुत सारे क्लाउड्स के बहुत सारे एटमॉस्फेयर के लेयर से गुजरना पड़ता है। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक लेवल है। क्या है, एटमॉस्फेरिक लेवल। तो इनको यहां पर नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे मिल जाते हैं ना, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो जब रेन क्लाउड से एटमॉस्फेरिक लेवल से निकलता है ना, एटमॉस्फेरिक लेयर से जब निकलता है, तो वहां पर उसको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे मिल जाते हैं। अब ये दोनों की दोनों क्या है, एसिडिक हैं। दोनों की दोनों क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। क्यों भाई, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो जब रेन वाटर इन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में अटैच होता है, तब जाके बनता है भाई एसिड रेन। क्या बनता है, एसिड रेन। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मींस सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद रेन वाटर एंड फॉर्म्स एसिड रेन। और एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच लेस देन 5.6 होता है। एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, तो जब क्लाउड्स वाला रेन वाटर एटमॉस्फेयर के लेयर से गुजरता है या एटमॉस्फेयर के लेवल से गुजरता है, तो वहां SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और CO2 जैसे ऑक्साइड मिलते हैं, जो कि एसिड रेन को फॉर्म करते हैं। और एसिड रेन इज हार्मफुल, एसिड रेन इज हार्मफुल, एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर व्हाइट बिल्डिंग्स, व्हाइट बिल्डिंग्स, श्वेत इमारत, व्हाइट बिल्डिंग्स और एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स जलीय जीवों के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स और व्हाइट बिल्डिंग्स के लिए हार्मफुल है। क्यों है भाई, एक्वेटिक एनिमल्स की वजह से हानिकारक है, क्योंकि भाई एनिमल बॉडी जो होता है, एनिमल बॉडी जो होता है ना, जो सजीवों का शरीर है, जानवरों का शरीर है, वो पीएच रेंज 7 से 7.8 के बीच काम करता है भाई। 7 से 7.8 के बीच काम करता है। सभी एनिमल्स का बॉडी एक फिक्स पीएच रेंज 7 to 7.8 पर काम करता है। ठीक है, इसीलिए जब एसिड रेन होता है तो पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाता है वाटर बॉडीज के वाटर का, जिससे कि एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगी हो तो वीडियो को थोड़ा रोक रोक के देखना। ठीक है, अभी आपका टाइम जो है वो तैयारी करने का है, क्योंकि एग्जाम 7 मार्च से फिक्स हो गए, स्कीम भी आ चुकी है। आप उसी हिसाब से डेली बेसिस पर अपनी पढ़ाई करें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।